and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 21st August 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Malabar Rebellion. And this topic is important from our syllabus paper 2 Indian history point of view. तो सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, क्यों आज ये आर्टिकल न्यूज़पेपर्स में आया है। तो देखिए, मालाबार रिबेलियन, जिसको मोपला अपराइजिंग भी कहते हैं, ये 20 अगस्त 1921 को स्टार्ट हुआ था। मतलब इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। और जो मालाबार रिबेलियन है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। कुछ लोग इसको फ्रीडम फाइटर्स का कंट्रीब्यूशन मानते हैं, बोलते हैं कि एक रेबेल था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। कुछ लोग इसको राइट्स मानते हैं बाय मुस्लिम्स। तो क्या है इसकी बैकग्राउंड, क्यों इसको लेकर के कंट्रोवर्सी है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे विथ हेल्प ऑफ दिस आर्टिकल। तो अगर मालाबार रिबेलियन हमें समझना है, जो मैंने आपको बताया 1921 में हुआ था, तो उस टाइम के कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स जो हमारे देश में चल रहे थे उसको समझना ज़रूरी है। तो हमारे देश में स्टार्ट हुआ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन अगस्त 1920। तो मतलब ये मालाबार रिबेलियन से लगभग 1 साल पहले एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट किया, उस टाइम की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और उस मूवमेंट का नाम था खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दिस वाज बीइंग लॉन्च्ड अंडर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। ये तो आपने बेसिक हिस्ट्री में जरूर पढ़ रखा होगा, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका खिलाफत नाम इसलिए था क्योंकि मुस्लिम लीडर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ देयर इनजस्टिस डन टू द खलीफा ऑफ टर्की। तो टर्की, ये टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 1 हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ था 1919 में, और टर्की वर्ल्ड वॉर 1 में लूजिंग साइड्स के तरफ से फाइट कर रहा था, जो ऑस्ट्रिया और जो जर्मनी थे उनके साथ। ये अलाइड पावर्स में टर्की भी एक मेंबर था, जो उस टाइम तक ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था। तो मतलब मुद्दा ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की हार गया अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, और उसके बाद ब्रिटिशर और फ्रेंच मिल करके टर्की को डिसमेंबर कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे अलग अलग पार्ट में। इसको ट्रीटी ऑफ सेवरेस कहते हैं। तो टर्की के खिलाफ इनजस्टिस हो रही थी, और टर्की जो है वो काफ़ी रेस्पेक्टेड कंट्री माना जाता था फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि टर्की वाज कंसिडर्ड टू बी द सीट ऑफ खलीफा हु इज कंसिडर्ड टू बी द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हेड ऑफ ऑल द मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये तो खलीफा सिस्टम आप पढ़ ही रखा होगा आपने। तो इस कारण से मुस्लिम्स रन कर रहे थे, खासकर मुस्लिम जो लीडर्स थे, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने उस टाइम में देखा कि अगर हमें मुस्लिम्स को इंडियन नेशनल मूवमेंट में मिलाना है, अगर मुस्लिम पॉपुलेशन को अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ लेकर के आना है, तो हमें कहीं ना कहीं खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एक डिवाइड एंड रूल का जो सीड था वो डाल दिया था पहले ही, खासकर वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करके इन 1909। तो उसके बाद से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में डिफरेंसेज आ गए थे, और मुस्लिम्स कहीं ना कहीं उस इंडियन नेशनल मूवमेंट से थोड़ा सा पीछे हट रहे थे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे थे। उसमें उनके लीडर सर सैयद अहमद खान का भी काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन है, जहाँ वो मुस्लिम्स को वो इनकरेज कर रहे थे कि वो मूवमेंट में ना पार्टिसिपेट करें, रादर वो ब्रिटिश सरकार को सपोर्ट करें। तो यहाँ पर महात्मा गांधी को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि मुस्लिम्स खिलाफत मूवमेंट ला रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन के खिलाफ रिलीजियस इंजस्टिस हुआ है। और कांग्रेस तो मूवमेंट लाना चाह ही रही थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जो उस मूवमेंट का नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और कांग्रेस के इस मूवमेंट लाने के पीछे कई सारे कारण थे। जलियांवाला बाग मसाकर हुआ था जनरल डायर द्वारा, और जनरल डायर के ऊपर जो हंटर कमीशन बताया था ब्रिटिशर्स ने, उसमें जनरल डायर को पूरी तरह से बाइज्जत बरी कर दिया गया था। ही वॉज एक्सोनरेटेड। इनफैक्ट जनरल डायर वॉज given a hero welcome in England for this जलियांवाला बाग मसाकर। तो समवेयर इंडियंस और हम सबको लगा कि ये इनजस्टिस है,
तो जलियांवाला बाग मसैकर हो या हंटर कमीशन जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए बैठाया गया था जनरल डायर के ऊपर, जिसने जलियांवाला बाग मसैकर कराया, इसने उसको एक्सोनरेट कर दिया, यानी कि बाइज्जत भरी कर दी। रॉयलेट बिल लाया गया, रॉयलेट एक्ट, जिसके अंतर्गत हमारे जो लोग थे, इंडियंस थे, उनके सिविल राइट्स लिबर्टीज़ को कर्टेल कर दिया गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाना चाह रही थी अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, लेकिन फिर महात्मा गांधी ने कहा कि हम इसको कर देते हैं नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, और खिलाफत मूवमेंट के भी मुद्दे को इसमें ले लिया जाए, जिससे मुस्लिम्स का भी सपोर्ट मिल जाएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के। तो ये थी महात्मा गांधी की अंडरस्टैंडिंग, ये था महात्मा गांधी का अप्रोच इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मुस्लिम्स बैक इनटू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब चाहे चलिए जो भी है, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगस्त 2020 में लॉन्च हो गया। इसके एक साल बाद खिलाफत मूवमेंट लगभग देश के कोने कोने में फैल चुका था। अलग अलग जगहों पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो ब्रिटिशर्स के जो भी लोगों नौकरियां कर रहे थे ब्रिटिशर्स के यहाँ पे, चाहे वो किसी भी तरह की सरकारी नौकरी हो, वहाँ से वो रिजाइन कर रहे थे, ब्रिटिश स्कूल कॉलेजेस में जाना छोड़ रहे थे, एक तरह से नॉन कोऑपरेट, टैक्स देने से मना कर रहे थे। तो इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे इंडिया भर में फैल रहा था, और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट साउथ इंडिया में भी पहुँचा। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट साउथ इंडिया में पहुंचा इन द फेस ऑफ मापिल्ला रिबेलियन, जिसको मालाबार रिबेलियन भी कहते हैं, मापिल्ला रिबेलियन भी कहते हैं, या मोपला रिबेलियन भी कहते हैं। तीनों एक ही है, मोपला हो, मापिल्ला हो या मालाबार रिबेलियन हो, सब एक ही है। तो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रीच टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया, दैट इज इन मॉडर्न डे केरला। तो ये जो मालाबार रीजन था, यहाँ पे ये उस टाइम में मैसूर स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। आज ये केरला का हिस्सा है, उस टाइम में ब्रिटिशर्स के टाइम में मैसूर स्टेट का हिस्सा हुआ करता था। अब ध्यान से समझिए यहाँ हुआ क्या। यहाँ जो गरीब किसान थे, पीजेंट्स थे, वो मुसलमान थे, जिनको मोपला कहा जाता था या मापिल्ला कहा जाता था। तो गरीब किसान थे वो मुसलमान थे इस मालाबार रीजन में, और जो जमींदार थे वो हिंदू थे, और जमींदारों को पूरा पूरा सपोर्ट मिल रखा था ब्रिटिशर्स का, और ब्रिटिशर्स के सपोर्ट की मदद से ये लोग गरीब किसानों को एक्सप्लॉइट करते थे। लेकिन किसान ज़्यादातर मुसलमान थे और जो ज़मींदार थे वो हिंदू थे। तो यहाँ पे जब रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, तो ये रिवोल्ट स्टार्ट किया यहाँ के किसानों ने, पीजेंट्स ने, मोपलाज। तो मापिल्ला मुस्लिम्स ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, मालाबार के मुस्लिम्स ने, और उन्होंने एक तरह का वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। वैसे तो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज ए नॉन वायलेंट अप्रोच, लेकिन उन्होंने वायलेंस का रास्ता अपना लिया, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो मुसलमान पीजेंट्स थे, जिनको मोपला पीजेंट्स कहते हैं या मापिल्ला पीजेंट्स कहते हैं ऑफ मालाबार रीजन, इन्होंने यहाँ के हिंदू ज़मींदारों को मारना शुरू कर दिया। इट वॉज ए काइंड ऑफ वायलेंस, और ये इसलिए वो एक वायलेंस का सिनेरियो क्रिएट हो गया था क्योंकि हिंदू ज़मींदारों को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश, वहाँ के जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे या ब्रिटिश ऑफिसर्स थे। तो अब ये मापिला रिवेलियन काफ़ी ब्लडी हो गया था, काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्लड सेड हुआ था। तो मापिला रिवेलियन को लेकर के आज के टाइम में हिस्टोरियंस के ओपिनियन डिवाइडेड हैं, इसीलिए ये कंट्रोवर्शियल है। हिस्टोरियंस के ओपिनियन डिवाइडेड हैं। कुछ एक हिस्टोरियंस का मानना है कि दिस मापिला रिबेलियन वाज पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इटसेल्फ। जो मोपला रेबल्स थे, जो मुसलमान मोपला थे मालाबार रीजन के, दे वेयर फ्रीडम फाइटर्स। इनफैक्ट दिस मापिला रिबेलियन इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट नेशनलिस्ट अपराइजिंग इन साउथ इंडिया, and it is described as a peasant revolt against British rule in South India। लेकिन जो दूसरे थोड़े से हिंदुत्व हिस्टोरियंस जो हैं, जो हिंदुत्व इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये जो मापिला रेबल थे, एक्चुअली दे वर नॉट फ्रीडम फाइटर्स, दे वर राइटर्स। ये दंगाई थे जिन्होंने हिंदू लोगों को मारा। तो ये मापिला अपराइजिंग नहीं था, ये मापिला फ्रीडम मूवमेंट नहीं था, ये एक तरह का दंगा था बाय मुस्लिम पीजेंट्स अगेंस्ट हिंदू पीपल, हिंदू लैंडलॉर्ड्स। तो इसको लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट है। जब भी मापिला रिबेलियन की बात चलती है तो जो कुछ लोग हैं वो कहेंगे कि अरे ये तो फ्रीडम फाइटर्स थे, कुछ लोग हैं वो कहेंगे अरे ये तो दंगाई थे। इन पे एक फिल्म भी बनने वाली थी, लेकिन काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई इसको लेकर के, क्योंकि उस फिल्म में इन मापिला लीडर्स को हीरो की तरह दिखाया है। तो हमारे यहाँ के जो हिंदुत्व ग्रुप्स हैं, वो हिंदू फ्रिंज ग्रुप्स इसको अपोज करने लगे। तो ये है कंट्रोवर्सी मालाबार रिबेलियन को लेकर के। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू।
तो क्या है न्यूज, थोड़ा एक इंटरनेशनल न्यूज है, उसको फिर हम अपने नेशनल गवर्नेंस से जोड़ करके देखेंगे। चाइना ने अब अपने 2 चाइल्ड नॉर्म को भी, 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म को भी रिलैक्स करके अब 3 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया है। मतलब एक कपल 3 बच्चे रख सकते हैं। इनफैक्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट अब इनकरेज करेगी कपल को 3-3 बच्चे रखने के लिए। तो ज़रा देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चाइना की पॉलिसी कैसे बदली है रिगार्डिंग चिल्ड्रेन। 1980 से लेकर के 2016 तक लगभग 35 to 36 ईयर्स चाइना हैड 1 चाइल्ड पॉलिसी। अंडर इट ऑर्डिनरी पीपल हैड टू पे हेवी फाइन्स फॉर एडिशनल चाइल्ड। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे उनकी नौकरी छीन ली जाती थी। दे वर टर्मिनेटेड इफ दे हैड एन एडिशनल चाइल्ड। एक से दूसरा बच्चा हुआ तो फाइन भरना होता था, नौकरियां छीन ली जाती थी। 2016 में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को चेंज करके अडॉप्ट किया 2 चाइल्ड पॉलिसी। 5 साल तक ये 2 चाइल्ड पॉलिसी रही 2016 से 2021 तक। और अब करंट न्यूज ये है कि 2021 में चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी अपना लिया। इनफैक्ट द चाइनीज गवर्नमेंट इज इनकरेजिंग कपल टू हैव 3 चिल्ड्रेन। तो आखिर ऐसा क्यों कर रही है चाइनीज सरकार, क्यों लोगों को इनकरेज कर रही है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों? क्योंकि चाइनीज सरकार या चाइनीज जो डेमोग्राफी है वो स्क्यूड हो गई है, वो इन्वर्टेड हो गई है। आपको इस इमेज से समझ आ जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड डेमोग्राफी। देखिए ये इस तरह से डेमोग्राफी रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्लू कलर से मेल पॉपुलेशन, रेड कलर से फीमेल पॉपुलेशन। और ये है एज, 0 से 4 साल के बीच में कितने % पॉपुलेशन है, 5 से 9 साल के बीच में कितने % पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो हाइयर साइड में पॉपुलेशन है, 50 से ऊपर साइड वाला पॉपुलेशन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या है। इससे क्या आपको पता चलता है कि बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, जवानों की संख्या घट रही है। दिस इज इन्वर्टेड डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो काम नहीं करते हैं या कर नहीं सकते हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और वर्किंग पॉपुलेशन की संख्या घट रही है। और अगर यही कंटिन्यू रहा, यही तरीका कंटिन्यू रहा, तो 2050 तक लगभग 33% पॉपुलेशन चाइना की ऐसी होगी जो 65 साल से ज़्यादा उम्र की होगी। तो सोचिए, काम करने वाले लोग कम, बूढ़े लोग ज़्यादा, उनके लिए तमाम तरह की फैसिलिटीज़, जेरेट्रिक फैसिलिटी जिसको कहते हैं, प्लस पेंशन, सब कुछ सरकार को देना है। और सरकार को जहाँ से पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा? जब यंग लोग काम करेंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, ग्रोथ लाएंगे। और यंग लोगों की पॉपुलेशन ही नहीं है तो यंग लोग काम कैसे करेंगे, कहाँ से ग्रोथ लाएंगे? सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ ट्रबल फॉर चाइना. This inverted demographic structure is going to be a trouble for China because old age population is going to be more than young age population. So working population will be less. So overall earning or growth or economic contribution of China is going to reduce and dependent population is going to rise. इसी को कभी कभार कहा जाता है the problem of 4:2:1. चाइना ने इतने लंबे समय तक 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना ली कि आप देखो, 4 जब ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, नाना नानी, दादा दादी, तो दादा दादी से पिताजी आएंगे, नाना नानी से मम्मी आएंगी, और मम्मी और पापा से फिर एक बच्चा आएगा। तो हर जनरेशन में कैसा है, 1 चाइल्ड पॉलिसी होने के कारण 4 लोग से 2 लोग हुए, 2 से 1 हुआ, 4:2:1 पॉपुलेशन या प्रॉब्लम। धीरे धीरे हो क्या रहा है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ये कम होता जा रहा है और ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। और चाइना चूँकि ग्रो भी कर रहा है तो वो अब बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है बूढ़े लोगों को, सो दैट दे कैन लिव लॉन्ग। और इस कारण से जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर चाइना नोन एज 4:2:1 प्रॉब्लम। कहाँ चाइना ने गलती कर दी वो जरा समझिए, वेयर चाइना वेंट रॉन्ग। चाइना की टोटल फर्टिलिटी रेट 1.7 तक कम गिर के आ गई, लेकिन चाइना ने वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी को कुछ दिन तक कंटिन्यू रखा डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी रिप्लेसमेंट रेट से कम हो गई थी टोटल फर्टिलिटी रेट। देखिए, टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज एक वीमेन कितने बच्चे पैदा करती है इन हर रिप्रोडक्टिव एज साइकिल। तो अगर ऑन एन एवरेज एक वीमेन का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है, मतलब ऑन एन एवरेज एक वीमेन 2.1 बच्चे पैदा करती है। 2.1 बच्चों का मतलब 10 वीमेन ऑन एन एवरेज 21 बच्चे अगर पैदा करते हैं तो उसको कहा जाता है रिप्लेसमेंट रेट। मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन विल रिमेन स्टैग्नेंट, इट विल नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इफ टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.1। लेकिन चाइना ने इतने लंबे समय तक 1 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया, लगभग 36 ईयर्स तक, कि चाइना के टोटल फर्टिलिटी रेट घट करके 2.1 से काफ़ी ज़्यादा घट करके 1.7 तक आ गई।
और धीरे धीरे उसकी डेमोग्राफी जो है स्क्यूड होने लगी, इन्वर्टेड होने लगी। तो सारी की सारी गलती जो है, वन चाइल्ड पॉलिसी खराब नहीं था चाइना का, लेकिन उसको लंबे समय तक इंप्लीमेंट करना, दैट वाज अ रॉन्ग पार्ट ऑफ चाइना दैट हैज़ नाउ डिस्टॉर्टेड इट्स डेमोग्राफी। अब दिक्कत क्या फेस कर रहा है चाइना? उसने 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी हटा करके टू चाइल्ड पॉलिसी लाए, लेकिन 99% कपल आर नॉट गोइंग टू हैव मोर देन वन चाइल्ड, क्योंकि अब वहाँ का नॉर्म बन चुका है, कल्चर बन चुका है कि एक ही बच्चा सही है, वन चाइल्ड का नॉर्म बन चुका है। तो नो वन इज गोइंग टू हैव टू चाइल्ड जस्ट बिकॉज द गवर्नमेंट हैज चेंज द पॉलिसी। और अब सरकार डिस्परेट हो रही है, चाइनीज सरकार। नाउ इट इज सेइंग कि आप 3 बच्चे रख सकते हैं, हम आपको इनकरेज करेंगे, बट सिर्फ आपके इनकरेज करने से आदमी 2 या 3 बच्चे तो नहीं करेगा, क्योंकि उनकी कल्चर इस तरह की हो गई है। 35 ईयर्स तक वन चाइल्ड पॉलिसी होने के कारण उनकी कल्चर हो गई है वन चाइल्ड नॉर्म की। प्लस आजकल लिविंग स्टैंडर्ड भी चाइना में काफ़ी बढ़ चुका है, इसलिए पीपल आर नॉट और कपल आर नॉट विलिंग टू हैव मोर देन वन किड। तो चाइनीज़ सरकार अब कितना भी डेस्परेट हो जाए कि 2 नहीं 3 बच्चे अब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल पीपल आर नॉट गोइंग टू अडॉप्ट टू दिस न्यू कल्चर of having 2 to 3 children, and that is how China is going to face trouble in coming years. Chinese demography is getting inverted, उल्टा होता जा रहा है, inverted demography. What we can learn from China's mistake? देखिए, नीति आयोग के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी के हाल फिलहाल में अगर कोई है तो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम अभी की अगर बात की जाए तो। अपॉर्चुनिटी भी है लेकिन एक प्रॉब्लम भी है इंडिया के लिए, और इसलिए इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल तो करना ही होगा। एंड इंडिया इज अडॉप्टिंग सम पॉपुलेशन कंट्रोल स्ट्रैटेजीज, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है। ये ब्लू कलर से हमने अपना पॉपुलेशन दिखाया, इसको स्टेबलाइज करना है, अपने पॉपुलेशन को गिरा नहीं देना है जिस तरह से चाइना ने गलती की। चाइना, ये रेड कलर से दिखाया गया है चाइना का पॉपुलेशन, वो चाइना ने अपने पॉपुलेशन को घटाना शुरू कर दिया। अपनी फर्टिलिटी रेट वीमेन की 2.1 से घटा करके 1.7 तक ले आया। हमें क्या करना है? हमें टोटल फर्टिलिटी रेट को घटाना है, लेकिन वी नीड टू कीप इट एट 2.1, यानी कि हमें अपने पॉपुलेशन को ले जाकर के स्टेबलाइज कर देना है रादर दैन डिक्रीजिंग इट। अगर पॉपुलेशन को हम डिक्रीज करने लगेंगे, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम कर देंगे, तो दिक्कत क्या होगी कि हमारे यहाँ भी बूढ़े लोगों की संख्या यानी कि डिपेंडेंट लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और वर्किंग एज पॉपुलेशन घटने लगेगा। उम्मीद है कि 2024 तक चाइना से इंडिया आगे निकल जाएगा इन ओवरऑल पॉपुलेशन, लेकिन इससे घबराना नहीं है। पॉपुलेशन हमें स्टेबलाइज करना है। वी हैड नीड टू अडॉप्ट टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1। राइट नाउ टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया ऑन एन एवरेज इज 2.24। उसको घटा करके 2.1 तक लाना है, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, बट वी नीड नॉट टू डिक्रीज द पॉपुलेशन बिकॉज दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। The next article is taken from environment segment. It is about a new frog species discovered in Arunachal Pradesh. This topic is at max important from prelims exam point of view. कभी कभार पीटी में इस तरह के सवाल दिख जाते हैं, इसलिए इसको कवर किया है हमने। तो करंट न्यूज़ काफ़ी सरल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नॉर्थ कैरोलिना म्यूजियम ऑफ नेचुरल साइंस यूएसए, ये 3 इंस्टीट्यूशंस ने मिल करके एक नया फ्रॉग स्पीसीज ढूंढा है अरुणाचल प्रदेश में, और इस फ्रॉग स्पीसीज का नाम दिया गया है आफ्टर अ लोकल ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आदि ट्राइब। तो इस फ्रॉग को कहा जाएगा आदि फ्रॉग। आदि मीन्स हिल या माउंटेन टॉप। ये जो आदि फ्रॉग है, जो नया फ्रॉग स्पीसीज ढूंढा गया है, ये प्रीडोमिनेंटली ब्राउन कलर का होता है, 4 से 7 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। अगेन आई वुड से कि बच्चे सुन के आप हंस रहे होंगे कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, मेढक की लंबाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूपीएससी का हैबिट रहा इस तरह के सवाल पूछने का, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये जो फ्रॉग्स हैं इनको कास्केड फ्रॉग्स भी कहा जाता है, कास्केड फ्रॉग्स, क्योंकि दे प्रेफर टू लिव इन द कास्केड एरिया। ये होता है कास्केड एरिया, जहाँ पे झरने जैसा पानी गिरता है एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे लेवल। ये होता है कास्केड एरिया, जहाँ पे ये फ्रॉग्स रहना पसंद करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कास्केड फ्रॉग। अब थोड़ा आदि ट्राइब के बारे में भी बात कर लेते हैं। आदि ट्राइब is a scheduled tribe of Arunachal Pradesh. It is believed that they came from South China in 16th century to India. आदि ट्राइब की एक सबसे खासियत, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हो सकता है पीटी में पूछ लिया जाए यूपीएससी आईपीएससी में, कि इन्होंने सियांग रिवर के ऊपर, सियांग यू नो कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को सियांग ही कहा जाता है, इन्होंने सियांग नदी के ऊपर इस तरह का हैंगिंग, सोचिए सियांग रिवर के ऊपर इस तरह का हैंगिंग ब्रिज बनाया हुआ है।
इस तरह का इतना लंबा हैंगिंग ब्रिज सियांग रिवर के ऊपर बनाया गया है। ये आदि ट्राइब के लोगों ने बनाया है, आदि विलेजेस में। आदि ट्राइब के लोग जो हैं वो बैम्बू और केन आइटम्स में काफ़ी एक्सपर्टाइज है उनकी। और उसके अलावा इनकी एक डांस है जिसको इंडिजिनस डांस, जिसको पोपिर डांस भी कहते हैं। तो ये सब पीटी के टाइम में फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे पोपिर डांस। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या है न्यूज़? असम की स्टेट कैबिनेट ने एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अडॉप्ट की है। तो देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा साहब के सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और 100 दिन के अवसर पे, 100 दिन पूरे होने के अवसर पे इन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया कि अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स लिए गए हैं, क्या क्या काम किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट और आगे क्या क्या काम किए जाएंगे। उसी दौरान उन्होंने बताया कि हमारी सरकार एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर के आ रही है। इसके टारगेट ज़रा देखते हैं, व्हाट इज़ द टारगेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो ये टारगेट 5 साल के लिए रखा गया है, मतलब 2026 तक के लिए टारगेट रखा गया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि 2 लाख नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाए जाएंगे हमारे स्टेट में, जिसमें से 1 लाख कम से कम 2 व्हीलर होगा, 75,000 3 व्हीलर्स होंगे और 25,000 कम से कम 4 व्हीलर्स होंगे। दीज 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स माइट बी आइदर फॉर पर्सनल यूज और कॉमर्शियल यूज, बट टोटल 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे स्टेट में होंगे इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। उसके अलावा टोटल जो नई व्हीकल्स बिकेंगी बाय 2026, 2026 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इस तरह से प्रमोट करेगी असम सरकार, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स इस तरह से बनाएगी कि 2026 तक असम सरकार का टारगेट है कि कम से कम 25% गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बिकें। द 25% रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हीकल्स मस्ट बी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसके लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। तो असम सरकार ने कहा कि हम करेंगे ताकि लोग इनकरेज हों ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने के लिए। जगह जगह पे चार्जिंग पॉइंट बना दीजिए, अपने आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना शुरू कर देंगे। उसके अलावा एक और टारगेट रखा गया है कि अगले 1 साल के अंदर गुवाहाटी के अंदर जो भी ASTC की बसेस चल रही हैं, यानी कि सरकारी बसेस चल रही हैं गुवाहाटी सिटी के अंदर, उन सब को या तो CNG बेस्ड कर दिया जाएगा या इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड कर दिया जाएगा। तो आने वाले 1 साल में सरकारी ASTC की बसेस को CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कर दिया जाएगा और उसके बाद गुवाहाटी के अंदर जो प्राइवेट बसेस हैं धीरे धीरे उनको भी इलेक्ट्रिक या CNG पे लाया जाएगा। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन, अच्छा ये तो आज के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दे रखा है इस टॉपिक के बेसिस पे। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। Consider the following statements, which of them are correct. Montreal Protocol was brought in 1987 with the objective of reducing ozone depleting substances. Absolutely correct. Kigali Amendment to Montreal Protocol is to reduce the production of hydrofluorocarbon. यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही है, बट आगे जाके ये गलत हो जाएगा बिकॉज इट सेज कि बिकॉज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर मेजर सोर्स और मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। यहाँ जाकर ये गलत हो जाएगा बिकॉज HFC इज नॉट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, इट इज ए ग्रीन हाउस गैस। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.